आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ के लोक शिल्प कलाओं के विषय में, जैसे कि मिट्टी शिल्प कला, बांस शिल्प कला, काष्ठ शिल्प कला, धातु शिल्प कला जिसके अंतर्गत ढोकरा शिल्प कला, घड़वा शिल्प कला। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इनसे अक्सर छत्तीसगढ़ में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि CGPSC हो या फिर CG व्यापम हो। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ में शिल्प कला। तो आप लोग टॉपिक डाल लीजिएगा, छत्तीसगढ़ में शिल्प कला, लोक शिल्प कला, लोक शिल्प कला, या फिर खाली आप कला भी करेंगे तो भी ठीक है। शिल्प, अरे ये यहां ये आएगा शिल्प कला। तो छत्तीसगढ़ में लोक शिल्प कला के अंतर्गत जो सबसे पहला कला हम लोग देखेंगे वो है मिट्टी शिल्प कला। मिट्टी शिल्प कला, अरे ये थोड़ा सा ना, चलिए कोई बात नहीं, इसको मिट्टी शिल्प कला, इसको जो है मृत्तिका शिल्प कला भी कहा जाता है। मृत्तिका शिल्प कला। तो ये जो मिट्टी शिल्प कला है इसको आदि कला कहा गया है। आदि शिल्प कला, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या कहा गया है? आदि शिल्प कला। मतलब कि मानव द्वारा जब शिल्प की शुरुआत की गई, मतलब कि मानव ने जब कुछ बनाना शुरू किया तो उसने मिट्टी से ही बनाना शुरू किया। जो भी मटके घड़े वगैरह थे वो मिट्टी से ही बनाया। लेकिन मानव ने ना मिट्टी से भी पहले पत्थर का प्रयोग करके उससे औजार वगैरह बनाए थे, हथियार वगैरह, जिससे वो पशुओं का शिकार किया करता था, जंगली जानवरों का। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिएगा, मिट्टी शिल्प कला के अंतर्गत नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, हमारे आसपास जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी की जो मूर्तियां हैं, जो कुम्हार वगैरह और जो दूसरे कलाकार वो बनाते हैं। लेकिन यहां पर बात हो रही है लोक शिल्प कला की, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ या फिर जो स्थानीय जो जनजातियों द्वारा जो बनाया जाता है उसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो कुछ क्षेत्रों के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना होगा। जैसे कि पहला याद रखेंगे, इस मार्कर को ना चेंज कर देते हैं, पूरा कपड़ा खराब कर देगा ये। मैं ब्लैक वाला यूज करूंगा। तो कुछ क्षेत्रों का नाम आप लोगों को याद रखना है, ये भी वैसे ही हो रहा है। कुछ क्षेत्रों का नाम आपको याद रखना है, जैसे कि बस्तर, रायगढ़, सरगुजा, उसके बाद राजनांदगांव। इनमें से जो बस्तर है ये बहुत ज्यादा विशेष है, बस्तर, क्योंकि यहां पर जो है ना मिट्टी शिल्प कला बहुत ज्यादा उल्लेखनीय है और वहां से प्रश्न बनते हैं। तो बस्तर, रायगढ़, सरगुजा और राजनांदगांव। तो जो रायगढ़ है, सरगुजा है, राजनांदगांव है, यहां के बारे में हम लोग उतने डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी वहां की जो मिट्टी शिल्प कला है वो अपनी अलग विशेषताओं के कारण जानी जाती है। तो बात करें हम लोग बस्तर की, तो बस्तर में जो मिट्टी शिल्प कला है ना, उसमें कुछ स्थानों का नाम पूछा जाता है कि ये जो क्षेत्र है किस लिए जाना जाता है। तो याद रखेंगे आप लोग, बस्तर में तो सबसे पहला बस्तर हो गया। इसके बाद बस्तर जिले में ही नगरनार, जहां पर NMDC द्वारा स्टील प्लांट लगाया गया है ना, तो वहां पर भी जो है मिट्टी शिल्पकार हैं जो कि शिल्प कला बनाते हैं, मिट्टी से शिल्प। उसके बाद एड़का, ये भी जो है बस्तर जिले में है, एड़का। उसके बाद देखेंगे कोंडागांव में एक स्थान है कुम्हारपारा। उसके बाद नारायणपुर। तो ये जो क्षेत्र है मिट्टी शिल्प कला के लिए जाने जाते हैं। अब यहां पर हम कुछ कलाकारों की अगर हम बात करें, अच्छा अगर हम बात करें मिट्टी शिल्प कला के अंतर्गत क्या क्या बनाया जाता है, तो कोई मतलब आपको ऐसा कोई विशेष चीज याद नहीं रखना है। एक दो चीज है जो कि मैं बताऊंगा। तो ये लोग जो है मूर्तियां बनाते हैं मिट्टी से, जैसे कि देवी देवता हो गए, जो जंगली जानवर हैं उनकी, और दूसरी चीजें। इसके अलावा कुछ बर्तन वगैरह बनाया जाता है जो थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, कुछ हट के बनाते हैं। तो ये स्थान आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब कुछ हम मिट्टी शिल्पकारों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला नाम इसमें आप लोगों को याद रखना है झितरू राम, जो कि बस्तर से हैं। झितरू राम बस्तर से हैं। झितरू राम नाम थोड़ा अटपटा है लेकिन पूछा जाता है। कहां से हैं ये? बस्तर से।
उसके बाद देवनाथ, देवनाथ, देवनाथ सिंह, ये भी बस्तर से हैं। ये जो मैंने एड़का बताया ना, वहां से है, स्पेशल याद रखना है आपको, एड़का, एड़का। अब ये जो देवनाथ सिंह हैं, इनके द्वारा एक अलंकृत हाथी की मूर्ति बनाई जाती है। मतलब कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में अलंकृत ईंटें, अलंकृत फर्श, तो वैसे ही जो देवनाथ सिंह हैं, इनके द्वारा एक मूर्ति बनाई जाती है अलंकृत हाथी। मतलब हाथी बनाते हैं ये जो कि अलंकृत होता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से मिट्टी शिल्पकार अलंकृत हाथी बनाते हैं। तो ये देवनाथ सिंह जो कि बस्तर जिले के एड़का नामक स्थान से हैं। उसके बाद अगला नाम आपको याद रखना है शंभू। शंभू जो कि कहां से हैं शंभू, तो ये हैं शंभू, ये नारायणपुर से हैं शंभू, शंभू नारायणपुर से। इसके बाद याद रखेंगे शंभू के बाद एक कोंडागांव से हैं, कोंडागांव के कुम्हारपारा से, ठीक है, इतना ये इतना ही याद रखना है। चंदन सिंह और वृंदावन, ये दो नाम और याद रखेंगे, चंदन सिंह और वृंदावन, चंदन सिंह और वृंदावन, ये दोनों कहां से हैं, तो नगरनार से। चंदन सिंह और वृंदावन ये दोनों नगरनार से हैं, शंभू नारायणपुर से हैं, देवनाथ सिंह एड़का से हैं जो कि अलंकृत हाथी के लिए जाने जाते हैं, झितरूराम ये बस्तर से हैं। तो ये जो है बस्तर क्षेत्र के मिट्टी शिल्पकार हैं, तो इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं सरगुजा क्षेत्र से एक मिट्टी शिल्पकार हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है सरगुजा क्षेत्र से। इनका नाम है सोनाबाई रजवार, सोनाबाई रजवार। ये जो है ना सोनाबाई रजवार, ये सरगुजा के लखनपुर क्षेत्र से हैं सोनाबाई रजवार, और इनको जो है ना राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है मिट्टी शिल्पकला के क्षेत्र में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सोनाबाई का संबंध किस क्षेत्र से है। देखिएगा सोनाबाई ना एक मतलब किसी साहित्यकार को भी, मतलब किसी महिला साहित्यकार का उपनाम है सोनाबाई। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये था भाई मिट्टी शिल्पकला। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक चीज यहां बताना रह गया है, उसको बता देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रजवार भित्ति शिल्पकला, सॉरी रजवार भित्ति चित्र, हाँ रजवार भित्ति चित्र, रजवार भित्ति चित्र, ये जो है ना मूलतः एक चित्रकला है। रजवार भित्ति चित्र ये एक तरह से चित्रकला है, लेकिन यहां पर मिट्टी से विभिन्न रंग तैयार किए जाते हैं। जो अलग अलग रंग की मिट्टी होती है उससे जो है रंग तैयार किया जाता है, और मिट्टी के रंगों से भित्ति अर्थात दीवारों पर चित्रकारी की जाती है। तो उसको भी हम जो है इसके अंतर्गत रख सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना है रजवार भित्ति चित्र कला, तो ये चीज है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भाई बांस शिल्पकला के बारे में। इसको मैं क्लीन कर लेता हूं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। काष्ठ शिल्पकला देखते हैं, उसके बाद बांस शिल्पकला। चलो बांस शिल्पकला ही देख लेते हैं पहले, आ गया है तो बांस शिल्पकला। आगे से मैं ये शिल्पकला नहीं लिखूंगा, सीधा बांस जो भी है वो लिखूंगा। तो बांस शिल्पकला, इसके लिए ना बांस शिल्पकला मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में बांस जो है काफी संख्या में पाया जाता है। तो बांस से भी जो है ना विभिन्न प्रकार की चीजें बनाई जाती है, जैसे कि टोकरी वगैरह, टुकनी वगैरह, चटाई वगैरह, सूपा वगैरह, काफी कुछ जो है बांस से तैयार किया जाता है घरों में जो भी यूज के लिए। शहरों तक में भी ना काफी सारी चीजें बांस की बनी हुई यूज होती है, लेकिन आजकल जो है ना प्लास्टिक वाली चीजें काफी देखने को मिल रही है। नहीं तो कुछ समय पहले तक शहरों में भी काफी कुछ बांस का बना हुआ दिख जाता था। तो टोकनी, चटाई, ये सब चीज इससे बनता है। तो कुछ जातियों के नाम आप लोगों को याद रखना है जो अक्सर पूछा जाता है। अभी जो 2021 में जो परीक्षाएं हुई थी उसमें भी पूछा गया था। सबसे इंपॉर्टेंट जाति यहां पर है कमार, जो कि एक पिछड़ी जनजाति भी है ना। उसके बाद बिरहोर, उसके बाद याद रखेंगे कंडरा, उसके बाद याद रखना परधान। ये चार जनजातियां बांस शिल्पकला के लिए
उल्लेखनीय है। वैसे तो हमारे छत्तीसगढ़ का जो जनजातीय वर्ग है वो अपने दैनिक जीवन में उपयोगी बांस से बनने वाली चीजें खुद ही बना लेता है। अधिकतर जनजातियों में, जो बस्तर क्षेत्र की जो जनजातियां हैं वो भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के हिसाब से जो भी चीज उसको चाहिए, घर में बांस है तो उससे जो है वो अपना टोकरी वगैरह, चटाई वगैरह तैयार कर लेता है। लेकिन ये जो 4 जनजातियां हैं, कमार, बिरहोर, कंडरा, प्रधान, इनको जो है ना बांस शिल्पकला में महारत हासिल है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो ये 4 जनजातियां काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ क्षेत्रों की बात करें तो बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा, ये जो है बांस शिल्पकला के लिए जाने जाते हैं। बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा, ये 3 जिले आप ध्यान में रखना। बांस शिल्पकला से संबंधित अगर किसी क्षेत्र के बारे में पूछा जाता है तो इसका नाम आप बता सकते हो। अब हम बात करते हैं काष्ठ शिल्पकला के विषय में। काष्ठ शिल्पकला, देखो बांस और काष्ठ ये अलग अलग चीजें हैं। बांस अलग है, काष्ठ अलग है। काष्ठ के अंतर्गत जितने भी लकड़ी होंगे ना, पेड़, वृक्ष, उससे जो भी लकड़ी प्राप्त होता है, उससे जो भी चीज बनता है वो काष्ठ शिल्पकला के अंतर्गत आएगा। तो काष्ठ शिल्पकला के अंतर्गत क्या कुछ आएगा? तो मूर्तियां, इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में जो काष्ठ स्तंभ हैं वो चीज जो है काफी फेमस है, तो वो सब इसमें आएगा। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बस्तर क्षेत्र के विषय में। देखो काष्ठ शिल्पकला का नाम आता है तो उसमें बस्तर का उल्लेखनीय योगदान है। इसके बाद रायगढ़ हो गया, सरगुजा हो गया, ये लोग जो है काष्ठ शिल्पकला के लिए जाने जाते हैं। तो बस्तर की बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिएगा बस्तर में मुरिया जनजाति, मुरिया जनजाति में घोटुल प्रथा। तो ये जो घोटुल है ये मुरिया जनजाति का युवा गृह है। और घोटुल होता क्या है? मुरिया जनजाति का एक तरह से सांस्कृतिक प्रशिक्षण केंद्र है, उनका एक स्कूल है, ये हम कह सकते हैं मुरिया जनजाति का। तो जो घोटुल जो है सामान्यतः एक झोपड़ी नुमा एक घर होता है, लेकिन उस झोपड़ी में ना काफी कुछ काष्ठ निर्मित चीजें आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि उसमें स्तंभ हो गया, देवी देवताओं की मूर्तियां हो गई और दूसरी चीजें। अधिकतर लकड़ी से ही बना हुआ होता है। झोपड़ी क्या से बनेगा? लकड़ी से ही बनेगा ना, घास फूस ऊपर छत में डाला जाएगा, बाकी लकड़ी से। तो वो जो है काष्ठ निर्मित चीजें होती है वो काफी अलंकृत तरीके से होती है, स्तंभ वगैरह। तो घोटुल में आपको जो है काष्ठ से बनी चीजों का उदाहरण देखने को मिलेगा। उसके बाद अगला आपको ध्यान रखना है माड़िया जनजाति। माड़िया जनजाति, देखिए माड़िया जनजाति में मृतक स्तंभ स्थापित करने की परंपरा रही है। और ये जो मृतक स्तंभ है, मृतक स्तंभ से तात्पर्य है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके स्मृति में मृतक स्तंभ स्थापित किया जाता है। अब ये जो मृतक स्तंभ है ये पत्थर मतलब स्टोन और काष्ठ मतलब लकड़ी, दोनों से ही स्थापित किया जाता है। मतलब पत्थर से भी बनाया जाता है और लकड़ी से भी। तो यहां हम बात करेंगे काष्ठ मृतक स्तंभ के विषय में। तो माड़िया जनजाति में काष्ठ मृतक स्तंभ, और ये जो मृतक स्तंभ है ये भी जो है थोड़ा अलंकृत आपको देखने को मिलेगा। अपने अपने हिसाब से ये लोग जो है इसको तैयार कर लेते हैं। तो काष्ठ मृतक स्तंभ माड़िया जनजाति में। अच्छा, जो मृतक स्तंभ की परंपरा है ना वो केवल माड़िया जनजाति में नहीं है, वो सरगुजा क्षेत्र की कोरकू जनजाति में भी आपको देखने को मिलेगा। मैं आगे बताऊंगा इसी में। इसके बाद देखिएगा बस्तर क्षेत्र में ही जो काष्ठ है, लकड़ी है, उससे और भी तरह तरह की चीजें बनाई जाती है, जैसे कि मूर्तियां, देवी देवताओं की मूर्तियां, जानवरों की मूर्तियां। इसके अलावा जो हथियार है जैसे कि कुल्हाड़ी हो गया, तलवार हो गया, इस तरह की जो सजावटी चीजें हैं वो भी लकड़ी से तैयार किया जाता है। आप कभी भी बस्तर क्षेत्र में जाएंगे ना, विशेष करके दशहरा के टाइम पर, तो आपको बांस और लकड़ी से बनी हुई काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी। और अब तो भाई वो लोग जो है ना, जो शहरी लोग अपने घरों को जैसे सजाते हैं ना, तो उस टाइप की चीजें भी वो बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक दिखाता हूं, मेरे पास ये एक पेन स्टैंड रखा हुआ है जो कि मैं चित्रकूट से लेकर के आया था। मैं जगदलपुर में रहता हूं बस्तर क्षेत्र में, तो चित्रकूट से मैं लेके आया था। ये जो है ना बांस का बना हुआ है, अंदर से आप लोग देख सकते हो बांस का बना हुआ है। और अंदर में इन्होंने ना ये जो है ना बेस, ये प्लाईवुड है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये इस तरह की चीजें ये लोग काफी बनाते हैं, सजावटी चीजें काफी बनाते हैं। इसके अलावा जो पारंपरिक चीजें हैं वो भी काफी बनाते हैं। तो ये लकड़ी और बांस दोनों से ही आपको देखने को मिलेगा बस्तर क्षेत्र में। तो माड़िया जनजाति में काष्ठ मृतक स्तंभ, मुरिया जनजाति में घोटुल आदि में जो लकड़ी यूज होता है उसमें। इसके अलावा तीर, धनुष, इन सब चीजों में भी काष्ठ और बांस का प्रयोग होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं
सरगुजा क्षेत्र की, सरगुजा। तो सरगुजा में आपको ध्यान रखना है सरगुजा की अनगढ़ मूर्तियां, सरगुजा की अनगढ़ मूर्तियां। तो ये सरगुजा क्षेत्र में काफी फेमस है, सरगुजा की अनगढ़ मूर्तियां। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो अनगढ़ मूर्तियां हैं किस क्षेत्र की है, तो सरगुजा क्षेत्र की। इसके बाद सरगुजा क्षेत्र में ही कोरकू जनजाति, कोरकू जनजाति। तो कोरकू जनजाति में क्या, काष्ठ मृतक स्तंभ। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है नहीं, जो माड़िया जनजाति है उसमें मृतक स्तंभ का प्रचलन है, ये काफी कॉमन है, अधिकतर किताबों में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कोरकू जनजाति में मृतक स्तंभ का प्रचलन है, ये काफी कम किताबों में दिया हुआ है। तो आपको ऐसे पूछ सकता है कि निम्न किन जनजातियों में मृतक स्तंभ स्थापित करने की परंपरा है। ऑप्शन में ऐसे काफी सारे दे दिए, आपको 2-3 चूज करना हो तो ध्यान रखेंगे कोरकू माड़िया, इन दोनों जनजातियों में काष्ठ मृतक स्तंभ स्थापित करने की परंपरा है। माड़िया जनजाति में पत्थर से भी खड़ा किया जाता है। उसके बाद देखेंगे कोरकू जनजाति में ही खंब स्वांग नामक एक पर्व मनाया जाता है, खंब स्वांग। ये पर्व मनाते हैं कोरकू जनजाति के लोग। तो इस खंब स्वांग पर्व में क्या होता है, कोरकू जनजाति द्वारा मेघनाथ खंभ स्थापित किया जाता है, मेघनाथ खंभ या फिर मेघनाथ स्तंभ स्थापित किया जाता है, जो कि काष्ठ निर्मित होता है। इसके अलावा कोरकू जनजातियों द्वारा जब खंभ स्वांग पर्व मनाया जाता है ना, तो वो लोग मुखौटों का भी प्रयोग करते हैं। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद रायगढ़, तो रायगढ़ क्षेत्र, बस इसमें ये याद रखना कि रायगढ़ में काष्ठ शिल्पकला के लिए वो भी विख्यात है। अच्छा, बस्तर क्षेत्र से एक चीज छूट रहा था जो कि मुरिया जनजाति में ही प्रचलित है, अंगादेव। मढ़ई मेलों के समय अंगादेव, मतलब कि जब मढ़ई मेला होता है ना बस्तर क्षेत्र में, तो मढ़ई मेले के प्रसिद्ध देवता हैं अंगादेव। तो ये भी जो है ना काष्ठ से ही तैयार किए जाते हैं। एक बार शायद पूछा गया है कि अंगादेव का निर्माण किस चीज से होता है, तो काष्ठ से, लकड़ी से ही बनाया जाता है अंगादेव भी। तो ये था भाई काष्ठ शिल्प कला। तो अच्छा, एक चीज छूट रहा है लास्ट में, कौड़ी शिल्प कला। कौड़ी शिल्प कला, इसी में आएगा वो कौड़ी शिल्प। कौड़ी शिल्प के लिए एक जाति का नाम याद रखना है, बंजारा, बंजारा जाति। कौड़ी शिल्प के लिए बंजारा जाति को याद रखेंगे। ये जो कौड़ी होता है ना, जनजातीय लोग कौड़ी जो गोल गोल होता है, अलग अलग आकार का होता है, गले में पहनते हैं, सिर में भी ऐसा लगाते हैं कौड़ी की माला। तो जो कौड़ी है वो काष्ठ से ही तैयार किया जाता है, उसको ध्यान रखेंगे। तो कौड़ी शिल्पकला, इसके लिए बंजारा जाति का नाम याद रखना। तो काष्ठ शिल्पकला में बस इतना ही, इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कंघी शिल्पकला। ये जो कंघी शिल्पकला है, ये भी जो है हमारे छत्तीसगढ़ के जनजातियों में काफी प्रचलित है, विशेष करके बस्तर क्षेत्र में। और बस्तर क्षेत्र में तो कंघी को प्रेम का उपादान माना जाता है, मतलब कि जो प्रेमी है अपनी प्रेमिका को कंघी गिफ्ट करता है। और जो प्रेमिका होगी, मतलब कि जो बस्तर की जो आदिवासी महिलाएं होती हैं, वो अपने बालों में कंघी को श्रृंगार के तौर पर लगाती हैं। तो कंघी शिल्पकला, कंघी शिल्पकला, मेरे ख्याल से कहीं पूछा गया है कि कंघी किस क्षेत्र में प्रेम के उपादान के रूप में माना जाता है, तो बस्तर क्षेत्र में ध्यान रखना। और कंघी शिल्पकला के लिए बंजारा जाति का नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब ये जो कंघी है ना, बस्तर क्षेत्र में बांस से तैयार किया जाता है, बांस, रस्सी वगैरह। जो बांस है ना, उसको जैसे कंघी प्लास्टिक का होता है आज के समय में, तो पहले बांस का होता था, अभी भी जो है ना वो देखने को मिलेगा आपको। तो वो बंजारा जाति के लोग जो है ना कंघी शिल्पकला में माहिर होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पत्ता शिल्पकला। पत्ता शिल्पकला, अब ये जो पत्ता शिल्पकला है, इसमें छींद पत्ते का प्रयोग किया जाता है। छींद, छींद पत्ता, पत्ता शिल्पकला अथवा छींद पत्ता शिल्पकला। अब देखिएगा, जो पत्ता है या छींद पत्ता है, छींद आप लोगों ने देखा होगा, जिस जो ताड़नुमा वृक्ष होता है और इसके जो पत्ते होते हैं थोड़े से कांटे वाले होते हैं, लंबे लंबे होते हैं और लास्ट में कांटा जैसा होता है।
तो उससे जो है ना काफी कुछ बनाया जाता है, जैसे कि चटाई बनाया जाता है, झाड़ू वगैरह बनाया जाता है। और विवाह के टाइम पर जो वर वधू को काफी कुछ पहनाया जाता है जनजातीय क्षेत्र में, और भी काफी कुछ होता है, तो वो चीजें जो है पत्तों से ही तैयार किया जाता है, छींद पत्ता से। तो छींद पत्ता से जो भी चीजें बनती है, जैसे कि मैंने बताया चटाई झाड़ू वगैरह, तो उसमें जो है सिकारी जनजाति का नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। सिकारी जनजाति ये जो है पत्ता शिल्प कला में माहिर है। ये जनजाति है सिकारी जनजाति, इसका जो है हुनर क्या है, पत्ता शिल्प कला, वो भी छींद पत्ता से, ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पत्ता शिल्प कला हो गया। अब आते हैं धातु शिल्प कला। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट ईयर जितने भी एग्जाम हुए थे उनमें भी देखने को मिला था धातु शिल्प कला से प्रश्न। तो जो धातु शिल्प कला है इसको हम लोग अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। चलो मैं इसको ना सेंटर में लिख लेता हूं, धातु शिल्प कला। तो ये जो धातु शिल्प कला है इसको हम लोग 3 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। पहला होगा घड़वा, दूसरा होगा ढोकरा, तीसरा होगा लोहा। सबसे पहले हम बात करते हैं घड़वा शिल्प कला की। तो घड़वा शिल्प कला के अंतर्गत आपको 2 और नाम याद रखने हैं। एक रखना है आपको मलार, दूसरा झारा। देखिएगा ये जो घड़वा शिल्प कला है इसके तहत क्या होता है, भ्रष्ट मोम पद्धति के द्वारा जो भी मूर्ति वगैरह है, मतलब कि जो भी आपको आकार देना है, मूर्ति हो, किसी कोई पेड़ पौधा कुछ भी बनाना है, तो वो जो है भ्रष्ट मोम पद्धति के द्वारा बनाया जाता है। इसमें मोम का प्रयोग किया जाता है। हमारे घरों में जो मोमबत्ती यूज होता है ना, वो वाली मोम नहीं, जो मधुमक्खी के छत्ते में भी मोम होता है ना, तो उस वाले मोम का प्रयोग किया जाता है। और उसके द्वारा जो है कोई भी आकृति तैयार की जाती है। बाद में फिर उसमें जो है धातु, पिघला हुआ धातु डाल करके फिर आकार दिया जाता है। तो ये जो घड़वा शिल्प कला है इसमें किन धातुओं का प्रयोग किया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है कांसा, याद रखना, कांसा, पीतल, रांगा, साथ में मोम, इनका प्रयोग किया जाता है। पिछले साल एक एग्जाम हुआ था एसीएफ का, जो रेंजर वगैरह का जो एग्जाम हुआ था ना, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि घड़वा शिल्प कला में किन धातुओं का प्रयोग किया जाता है। तो यही दिया हुआ था कांसा, पीतल, रांगा। तो उसमें जो है कांसा, पीतल, रांगा, इनका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना घड़वा शिल्प कला हो या ढोकरा शिल्प कला हो, इसमें लौह धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनमें जो है पीतल, कांसा, इन्हीं सब चीजों का प्रयोग होता है, टीन वगैरह का। तो लोहा का इसमें यूज नहीं होता है। अच्छा, यहां पर मैंने जो है घड़वा, मलार, झारा लिखा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है अलग अलग जातियों का नाम है। जो घड़वा है ये बस्तर क्षेत्र की एक जाति है जो कि कोंडागांव क्षेत्र में रहती है, और कोंडागांव में ही ये जो घड़वा शिल्पकार हैं वो अपना मतलब सब काम करते हैं। उसके बाद मलार जो है ये सरगुजा, मतलब कि इनकी जो टेक्निक है ना वो एक ही है तीनों की, मलार की मतलब घड़वा की, मलार की, झारा की, तीनों का जो टेक्निक है वो भ्रष्ट मोम पद्धति है और काफी कुछ समानता है। लेकिन इसको जो है ना घड़वा शिल्प कला के नाम से ज्यादा जाना जाता है क्योंकि जो घड़वा शिल्प है ये काफी ज्यादा फेमस है। उसके बाद जो झारा है ये रायगढ़ से है। ये काफी बार पूछा गया है, ध्यान रखना इन तीनों को कि घड़वा शिल्प कला कहां प्रसिद्ध है। तो बस्तर में भी कहां पर, तो कोंडागांव, विशेष करके कोंडागांव में। तो बस्तर अथवा कोंडागांव। मलार जो है सरगुजा, झारा जो है रायगढ़। और किन धातुओं का प्रयोग किया जाता है, तो कांसा, पीतल, रांगा। और पद्धति क्या है, तो भ्रष्ट मोम पद्धति, भ्रष्ट मोम पद्धति। इस पद्धति के द्वारा यहां पर जो है मूर्तियां तैयार की जाती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ढोकरा शिल्प कला की। ये जो ढोकरा शिल्प कला है ये जो है ना आपका कोंडागांव या फिर आप बस्तर बोल सकते हो। देखो जो बस्तर क्षेत्र में ना, जैसे कोंडागांव हो गया तो उसको कोंडागांव ऑप्शन न देकर के आपको बस्तर भी देने को देख सकते हो, मिल जाएगा। तो यहां पर कोंडागांव मतलब कि कोंडागांव में ही ये है, लेकिन कोंडागांव बस्तर क्षेत्र में है तो ऐसे दे देता है। ये भी कोंडागांव बस्तर, ध्यान रखेंगे। अगर बस्तर कोंडागांव दोनों ऑप्शन में होता है तो आप लोग कोंडागांव टिक करेंगे दोनों ही मामलों में।
चाहे वो ढोकरा के मामले में हो चाहे वो घड़वा के मामले में हो, तो कोंडागांव ही लास्ट टिक करेंगे अगर बस्तर दिया हुआ है। तो अगर बस्तर दिया हुआ है, कोंडागांव नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग जो है फाइनल आंसर किसको देंगे? बस्तर को। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ढोकरा शिल्पकला में आप लोग दो व्यक्तियों का नाम याद रखना, दो शिल्पकारों का नाम याद रखना। एक नाम याद रखेंगे जयदेव बघेल, जयदेव बघेल। ये जो है इस शिल्पकला को ये जहां तक ना घड़वा शिल्पकार भी हैं, ढोकरा शिल्पकला में इनका नाम काफी उल्लेखनीय है, लेकिन इसमें भी इनका नाम आता है। तो जो जयदेव बघेल हैं वो छत्तीसगढ़ के इस धातु शिल्पकला को पूरी दुनिया में इन्होंने ख्याति दिलवाया है। इनको जो है काफी सारे पुरस्कार वगैरह भी मिले हैं। फिलहाल इनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद अगला नाम आप लोगों को याद रखना है मानिकराम घड़वा। मानिकराम घड़वा का नाम याद रखेंगे, मैं लिख देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मानिक राम घड़वा, इनकी जाति है घड़वा। ध्यान रखना, ये लोग ढोकरा शिल्पकला में इनका नाम जो है अधिकतर पूछा जाता है और घड़वा शिल्पकला में भी इनका नाम है, लेकिन ढोकरा शिल्पकला में ही आपको लगाना है। अगर कभी ऐसा दे दे कि कौन घड़वा शिल्पकार है और ऑप्शन में जो है इनका नाम हो, तो भी मेरे ख्याल से आप लगा सकते हो। तो ये है ढोकरा शिल्पकला और घड़वा शिल्पकला। क्या क्या तैयार किया जाता है? तो मूर्ति वगैरह है ये लोग तैयार करते हैं, देवी देवताओं के, जानवरों के, और दूसरी चीजें ये लोग बनाते हैं। अधिकतर सजावटी चीजें होती है। और पहले, अभी तो सजावटी चीजें बना रहे हैं, लेकिन पहले ये लोग जो है ना अपने जो भी दैनिक आवश्यकताओं की चीजें हैं उनको तैयार करते थे पहले। ध्यान रखेंगे, अभी तो सजावटी चीजें बना रहे हैं, पहले मतलब जो भी बर्तन वगैरह वही चीज तैयार करते थे। सरगुजा क्षेत्र में ना मलार के अलावा कुछ और जातियां हैं, वो भी आप ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है। कसेर और भरेवा, कसेर और भरेवा, भरेवा ही है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। कसेर और भरेवा, हाँ, सरगुजा क्षेत्र में। यहां मैं लिख देता हूं कसेर और भरेवा, ये सरगुजा क्षेत्र में। तो सरगुजा क्षेत्र में धातु शिल्पकला से जुड़े हुए तीन जातियां, एक मलार, दूसरी कसेर, तीसरी भरेवा। तो पहले ये लोग बर्तन वगैरह बनाते थे। अब हम लोग बात करते हैं लौह शिल्पकला की। तो लौह शिल्पकला में केवल आपको याद रखना है बस्तर क्षेत्र। बस्तर क्षेत्र के जनजातियों द्वारा लौह धातु से विभिन्न प्रकार की चीजें बनाई जाती है। पहले तो लोहे से वो बर्तन वगैरह बनाते थे, लेकिन अभी जो है ना सजावटी आइटम वो लोग ज्यादा बनाते हैं, जैसे कि मूर्ति वगैरह हो गया। मूर्ति काफी कम होता है, अधिकतर जानवर हो गया या फिर बेल बूटे, पेड़ पौधा, इस टाइप की चीजें ये लोग बनाते हैं। काफी पतले पतले से जानवर बनाएंगे, पतले पतले से बेल बूटे बनाएंगे, काफी बड़े बड़े भी होते हैं। अगर आप कभी भी बस्तर आएंगे दशहरा टाइम पर, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। लोहे की बनी हुई चीजें खास करके आपको देखने को मिलेगी। तो लौह शिल्प कला में आपका बस्तर का नाम याद रखना है। तो इसमें बस इतना ही। अच्छा, अगर जाति आपसे पूछा जाता है तो लोहार जाति याद रखेंगे। लोहा का काम वैसे ही लोहार जाति द्वारा किया जाता है। इसको मैं क्लीन कर लेता हूं, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करेंगे प्रस्तर शिल्प कला के विषय में। प्रस्तर मतलब पत्थर, पत्थर से जो शिल्प तैयार किया जाता है उसके बारे में। तो प्रस्तर शिल्प कला में ना केवल आपको ध्यान रखना है बस्तर क्षेत्र। बस्तर में जो जनजातीय लोग हैं ना, उनके घरों में आपको पत्थर से निर्मित काफी कुछ देखने को मिलेगा। मूर्ति वगैरह, उनकी जो देवी देवताएं हैं वो पत्थर से निर्मित होता है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो प्रस्तर शिल्प कला, तो बस्तर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी। विशेष करके आपको क्या याद रखना है? माड़िया जनजाति, वही जो मैंने पीछे बताया था ना, काष्ठ मृतक स्तंभ। तो यहां आपको ध्यान रखना है मृतक स्तंभ जो कि प्रस्तर से बना हुआ। माड़िया जनजाति में काष्ठ से भी मृतक स्तंभ खड़ा किया जाता है और लकड़ी से भी। इसके अलावा बस्तर क्षेत्र में जनजातियों में जो पत्थर से कई प्रकार की मूर्तियां आपको देखने को मिलेगी। इनकी जो देवी देवताएं हैं वो पत्थर से बने हुए होते हैं। तो ये था पत्थर मतलब प्रस्तर शिल्प कला। इसके बाद हम बात करते हैं तुम्बा कला। तुम्बा, सांबा वांबा नहीं, तुम्बा, तुम्बा कला, तुम्बा शिल्प कला। देखो, तुम्बा शिल्प कला ये भी माड़िया जनजाति में ही ज्यादा प्रचलित है बस्तर क्षेत्र में। तो तुम्बा कला होता क्या है? देखिए, तुम्बा का मतलब होता है तुमा।
ये जो तुमा है ना, लौकी का एक प्रकार है। लौकी का एक प्रकार है तुमा। लौकी नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा लंबा होता है, लेकिन एक लौकी होता है जिसको ना मतलब गांव देहात में काफी होता है, वो कुछ इस तरह का होता है। नीचे से वो मटका टाइप का होगा और ऊपर से उसका गर्दन होगा ऐसा कुछ, ये ऐसा सीधा होगा या फिर थोड़ा सा मोटा भी हो सकता है, कुछ ऐसे। ये तो ये ऐसे होता है लौकी, एक प्रकार का लौकी जिसको गांव देहात में तुमा कहा जाता है। तो ये चीज जो है ना बस्तर क्षेत्र में काफी होता है, काफी पहले से। अब क्या होता है, नॉर्मली हम लोग घर से बाहर जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, साथ में पीने के लिए पानी वगैरह लेकर के चलते हैं। तो भाई प्यास सबको लगती है, जनजातियों को भी लगती है। तो ये जो माड़िया जनजाति के लोग थे, उन्होंने अपनी प्यास बुझाने का एक आसान तरीका ढूंढ लिया। मतलब कि अपने साथ जो भी पीने का चीज है, ये क्या पीते हैं, लांदा हो गया, सल्फी हो गया, पानी हो गया, पेज हो गया, तो वो चीज को जो है अपने साथ कैरी करने के लिए, रखने के लिए उनके पास कुछ होता नहीं था। तो उन्होंने जो है जुगाड़ क्या लगाया, इस लौकी को, अंदर का जो चीज होता है ना, जो जिसको हम खाते हैं, उसको पूरी तरह से वो सुखा लेते हैं। पता नहीं किस टेक्निक से वो लोग सुखाते हैं, और बाहर का जो छिलका होता है वो कवर के रूप में हो जाता है, पूरी तरह से अंदर सूख जाता है, खोखला हो जाता है। फिर उसमें वो लोग जो है पानी भरते हैं या फिर जो भी पीने का चीज है उसको भर के अपना जहां भी लेके जाना है चल दो, अपने कमर में लटका के चल देते हैं मस्त से। तो ये है तुम्बा कला, और इसको जो है ना विभिन्न तरह से सजाया जाता है, अच्छे तरीके से सजाया जाता है। तो ये तुम्बा कला, तुम्बा शिल्प कला बस्तर क्षेत्र में, ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कोरंडम क्राफ्ट। कोरंडम क्राफ्ट, तो कोरंडम कहां मिलता है, बस्तर क्षेत्र में। तो कोरंडम क्राफ्ट या फिर कोरंडम शिल्प कला, ये भी जो है बस्तर क्षेत्र में ही जाना जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे गोदना। गोदना वैसे अगर हम लोग देखें तो चित्रकला में आएगा ये, लेकिन इसको भी हम इस शिल्प कला में ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गोदना जो है ना, क्या है, जनजातीय लोग अपने शरीर के विभिन्न अंगों में गोदना गुदवाते हैं, टैटू जिसको हम बोलते हैं। तो वो गुदवाते हैं, वो बिंदी बिंदी होता है, ऐसे बाह में गुदवाएंगे, ऐसे चेहरे में गुदवाएंगे, जहां चाहे उनको ठीक लगे। तो गोदना, गोदना गुदवाने वाली कुछ जाति होती है, मतलब कि गोदना गोदने वाली कुछ जाति होती है। जो पूछा जाता है, एक तो याद रखेंगे आप लोग, ओझा, ओझा, कुंजर, बंजारा, ये जो हैं गोदना गोदने का काम करते हैं। ओझा, कुंजर और बंजारा, ये गोदना गोदने का काम करते हैं। वहीं अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन है, तो उसमें आप आंसर लगाएंगे बैगा। ये सबसे ज्यादा गोदना प्रिय जनजाति है। तो ये चीजें ध्यान रखना। अब लास्ट में एक बचा हुआ है, क्या है वो, मुखौटा कला, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मुखौटा शिल्प कला, तो मुखौटा शिल्प कला, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुखौटा, जो मनी हाइस आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें वो लोग जो लगाते हैं ना चेहरे पे, वही वाला मुखौटा। तो देखिएगा, मुखौटा शिल्पकला में आपको ध्यान रखना है, बस्तर में प्रचलित भतरा नाट्य, बस्तर में प्रचलित है ना भतरा नाट्य। तो भतरा नाट्य में विभिन्न प्रकार के मुखौटों का प्रचलन है, मतलब कि वो जो भी कैरेक्टर प्ले करते हैं उस हिसाब से वो जो है मुखौटा लगाते हैं। तो भतरा नाट्य बस्तर क्षेत्र में भतरा जनजाति द्वारा संपादित किया जाता है, तो इसमें भी मुखौटों का प्रयोग होता है। इसके बाद अगला आपको ध्यान रखना है छेरछेरा। छेरछेरा अभी बीता ना छेरछेरा, तो छेरछेरा में बस्तर क्षेत्र में जो छेरछेरा नाचने जाते हैं, जो बच्चे छेरछेरा गाने जाते हैं, तो जो मेन जो होता है छेरछेरा में, जो मुख्य जो गायक या नाचने वाला जो होता है, उसको कहा जाता है नकटा। क्या कहते हैं, नकटा। तो छेरछेरा में बस्तर क्षेत्र में जो नकटा होता है, मुख्य जो होता है गाने नाचने वाला, उसके द्वारा जो है ना, जो मैंने अभी तुम्बा बताया लौकी, तो उसका जो है मुखौटा धारण किया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, छेरछेरा में नकटा द्वारा मुखौटा। तो ये बस्तर क्षेत्र में हुआ। इसके बाद देखिएगा कुछ पर्व हैं, जैसे कि कोरकू जनजाति द्वारा, कोरकू कहाँ की जनजाति है भाई, सरगुजा। तो कोरकू जनजाति द्वारा जो खम्ब स्वांग मनाया जाता है, पीछे मैंने बताया था खम्ब स्वांग, तो इस खम्ब स्वांग में उनके द्वारा भी विभिन्न प्रकार के स्वांग भरे जाते हैं, मतलब नौटंकी करते हैं एक तरह से ये हम बोलें, हालांकि वो अच्छा शब्द नहीं है। विभिन्न प्रकार के वो स्वांग भरते हैं जिसमें वो लोग विभिन्न प्रकार के मुखौटों का प्रयोग करते हैं। तो कोरकू जनजाति। इसके बाद देखिएगा सरगुजा क्षेत्र में ना, सरगुजा क्षेत्र में कुछ जनजातियों द्वारा
जैसे कि पंडो, कंवर, उर्रांव, इनके द्वारा जो है ना फसल कटाई के बाद एक पर्व मनाया जाता है घिर्री। घिर्री किस क्षेत्र में? सरगुजा क्षेत्र में। सरगुजा किन जनजातियों द्वारा? तो पंडो हो गया, कंवर हो गया और उर्रांव। पंडो, कंवर, उर्रांव, इनके द्वारा। पंडो, कंवर, उर्रांव, मैं लिख देता हूं क्या? पंडो, कंवर, उर्रांव, इन जनजातियों द्वारा एक पर्व मनाया जाता है जिसका नाम है घिर्री। यह फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। तो इस पर्व में वो लोग जो है विभिन्न प्रकार के मुखौटों का प्रयोग करते हैं। तो भाई मुखौटों का प्रयोग होता है तो मुखौटों का निर्माण भी होता होगा, मतलब कि इनको बनाया भी जाता होगा। कौन बनाएगा? तो यही लोग बनाएंगे। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये था मुखौटा शिल्पकला। तो ये इतना ही है शिल्पकला। कुछ हम लोग जो है ना शिल्पकारों के बारे में बता देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे कि मैंने जयदेव बघेल के बारे में बताया, तो जयदेव बघेल का संबंध जो है ना ढोकरा शिल्पकला और घड़वा शिल्पकला, इन दोनों से ही है, विशेष करके ढोकरा शिल्पकला। और इनका संबंध कहां से है? तो कोंडा गांव, विशेष जो कोंडा गांव है वहीं के ये निवासी हैं। दूसरा नाम मानिक राम घड़वा। मानिक राम घड़वा, ये भी जो है ढोकरा शिल्पकला, साथ ही साथ घड़वा शिल्पकला के लिए जाने जाते हैं। ये भी कहां से हैं? कोंडा गांव से हैं। तो ये दो नाम हो गए जो कि मैंने पीछे भी बताया था। अगला नाम आपको याद रखना है अजय मंडावी। अजय मंडावी ये कांकेर से। मैं इसको क्लीन कर लेता हूं और अगले जो नाम है उनको मैं लिख देता हूं, ज्यादा नहीं है। अजय मंडावी कहां से हैं? ये कांकेर से। तीसरा नंबर कर देता हूं। पहले नंबर में जयदेव बघेल, दूसरे नंबर में मानिकराम घड़वा। और जो मिट्टी शिल्पकला में मैंने जिन शिल्पकारों का नाम लिखा था वो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं उनके बारे में नहीं बताऊंगा। तो अजय मंडावी, अजय मंडावी कहां से हैं भाई? ये कांकेर जिले से। तो ये भी जो है ना धातु शिल्पकार हैं, धातु शिल्पकार। उसके बाद अगला नाम आपको याद रखना है गोविंद राम झारा। काफी इंपॉर्टेंट नाम है गोविंद राम झारा, काफी बार पूछा गया है। रायगढ़ से हैं गोविंद राम झारा। गोविंद राम झारा। अब ये जो गोविंद राम झारा है ना, ये कहां से है? तो रायगढ़ जिले से। रायगढ़ जिले में एक गांव है, रायगढ़ जिले में एक गांव है जिसका नाम है एकताल। रायगढ़ में लिखता हूं इधर रायगढ़। तो इनका जो गांव है उसका नाम है एकताल। अब इस गांव को ना शिल्प ग्राम घोषित किया गया है, शिल्प ग्राम। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि रायगढ़ जिले में शिल्प ग्राम कहां है? तो एकताल में। तो रायगढ़ जिले के एकताल नामक शिल्प ग्राम से गोविंद राम झारा है, मतलब इनका निवास ग्राम है जिसको शिल्प ग्राम घोषित किया गया है। तो ये जो है ना जनजातीय शिल्प के पर्याय माने जाते हैं। गोविंद राम झारा जनजातीय शिल्प के पर्याय माने जाते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है अग्रणी शिल्पकार कौन है जनजातीय शिल्पकला के? तो गोविंद राम झारा। उसके बाद देखिएगा जो रायपुर में पुरखौती मुक्तांगन है, तो वहां पर जो है इनके द्वारा जो भी शिल्प मतलब जो भी शिल्प गढ़ा गया है तो उसको वहां पर प्रदर्शित करने की योजना थी। मेरे ख्याल से अभी स्थापित हो गया होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहां पर जो है ना इनके द्वारा जो भी बनाया गया था उन सबको रखने की बात हुई थी। तो अभी रखा गया होगा, अगर आपको मालूम है तो आप जरूर बताइएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला नाम है रामलाल झारा। रामलाल झारा ये भी इसी क्षेत्र से हैं, रायगढ़। रामलाल झारा ये भी इसी रायगढ़ के एकताल शिल्पग्राम से हैं, रामलाल झारा। अगला नाम देखते हैं गेंद राम सागर। गेंद राम सागर ये भी शिल्पकार हैं, चित्रकार हैं, साहित्यकार हैं। ये मतलब तीन हैं, मतलब बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। गेंद राम सागर, गेंद राम सागर बहुमुखी प्रतिभा के धनी, मतलब कि ये शिल्पकार हैं, हाँ। उसके बाद ये चित्रकार हैं, साथ ही साथ ये साहित्य सृजन भी करते हैं, लेखक भी हैं। तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, मतलब ऑप्शन दे दे, इन सब का नाम दे दे और बोले कि निम्न में से कौन बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, शिल्पकार हैं, चित्रकार हैं, लेखक हैं। तो गेंद राम सागर का नाम आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ शिल्पकार, धातु शिल्पकार। और इस वीडियो में हम लोगों ने हमारे छत्तीसगढ़ के लोक शिल्पकला को देखा।
तो मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को वीडियो जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा, टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।